नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। सेवास्तोपोल को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई हैं। साथ ही कई नेपच्यून मिसाइल से भी प्रहार होने की खबर है। मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया पर हमले जारी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही, और साथ ही अमेरिका में ट्रंप के सत्ता संभालने की उल्टी गिनती जारी है। तो वहीं यूक्रेन में पुतिन का मिशन 2025 शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर एक बार फिर जबरदस्त प्रहार हुआ। राजधानी कीव समेत कई शहरों को टारगेट करते हुए 138 हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अब सिर्फ यूक्रेन में बड़ी तबाही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की कोशिश भी करेगा। यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली सरकार बनाने के लिए सेना और पब्लिक दोनों में बारूद से दहशत बढ़ाई जा रही है। कोशिश है कि भारी तबाही की वजह से यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क जाए। हमले की इतनी तेज रफ्तार, तबाही का ऐसा तांडव, धमाकों का ऐसा सिलसिला कि रूस ने नए साल में सबसे बड़े हमले का रिकॉर्ड बना दिया। तिहत्तर घंटे के भीतर यह यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला था, जिसमें रूस की तरफ से 138 बार प्रहार किया गया। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों में एक साथ तबाही बचाने के लिए मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने मिसाइल भंडार में मौजूद कई तरह की मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया। कुर्स्क में रूस ने S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल से हमले किए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से जमीन पर धमाके हुए, जबकि यूक्रेन में एक बार फिर इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। इस्कंदर के टारगेट पर इस बार था यूक्रेन का चेर्निहिव। चेर्निहिव में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मिसाइल धमाके से चेर्निहिव में कई लोग जख्मी हो गए। चेर्निहिव में एक की मौत हुई, जबकि कई मलबे में दबे हैं। रूस के कुछ लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी और इनके टारगेट पर था निप्रोपेट्रोवस्क। यहां Kh-59 मिसाइलों से हमले किए गए। रूस के निशाने पर राजधानी कीव थी। इसके अलावा चेर्निहिव, सुमी, खार्किव और ओडेसा में भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के अलावा 32 शाहिद ड्रोन से भी हमला किया गया। रूस के इन आत्मघाती ड्रोन से कई धमाके हुए। रूस ने दूसरे कई ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी सेना की फैक्ट्री, विदेशी लड़ाकों के अड्डे, यूक्रेनी सेना के ठिकाने और यूक्रेन के कारखाने रहे। जगह जगह आग और बचाव के काम के बीच यूक्रेन में कितनी तबाही मची, इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन एयरफोर्स के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के शहरों का क्या हाल हुआ होगा। यूक्रेन ने 3 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया।
13 ड्रोन गिरा दिए गए, 19 ड्रोन टारगेट से दूर गिरे। यानी रूस के 138 हमलों में 45 हमले नाकाम रहे। कीव में भी यूक्रेन धमाकों को रोक नहीं सका। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के आदेश पर अब ज़ेलेंस्की के संभावित ठिकानों पर प्रहार हो रहा है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की को अंडरग्राउंड होना पड़े। सत्ता का काम रूसी समर्थक संभाले, रूसी समर्थक समझौते का मसौदा तैयार करें। रूस यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की कमी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। एक तरफ सत्ता में जहां ज़ेलेंस्की के विरोधियों को मजबूत किया जा रहा है, वहीं अब यूक्रेन की सेना भी ज़ेलेंस्की को धोखा देने लगी है। बड़ी तादाद में सैनिक अब युद्ध में जाने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों में मौत का डर हावी होने लगा है। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हुई है। यहां 5800 सैनिकों की नई ब्रिगेड तैयार की गई है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही यूक्रेन के 50 सैनिक लापता हो गए। 50 सैनिक ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भाग निकले। फ्रांस की ये ट्रेनिंग बेहद अहम थी, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक से हमला करना सिखाया। 7 महीने तक सीजर होवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग दी। मकसद यूक्रेन के लिए एक ताकतवर ब्रिगेड तैयार करने का था। अब फ्रांस से सैनिक वापस यूक्रेन लौटे हैं, लेकिन कई सैनिकों ने यूक्रेन में लड़ने से ही इनकार कर दिया है। फ्रांस से लौटे सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भेजा गया था, लेकिन वहां से 1700 सैनिक भाग निकले, जिसकी वजह से लेपर्ड टैंक से हमले रुक गए और रूसी सेना ने लेपर्ड टैंक और आर्म्ड व्हीकल को जलाकर नष्ट कर दिया। यूक्रेन को इस वक्त हथियार ही नहीं, सैनिकों की भी सख्त जरूरत है। अब लेपर्ड जैसे टैंक से हमले करने की ट्रेनिंग लेने वाले सैनिक भी युद्ध में जाने से इनकार कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों में बढ़ती दहशत की वजह है युद्ध में हो रही मौतें। पिछले हफ्ते यूक्रेन के 3175 सैनिकों की मौत हो गई। लड़ाकू वाहन, आर्मर्ड वाहन में सवार सैनिक भी मारे गए। हर दिन यूक्रेन के 550 सैनिकों की मौत हो रही है। रूसी आर्मी जिन जगहों पर कब्जा कर रही है, वहां यूक्रेनी सैनिकों के शवों का अंबार मिल रहा है। यूक्रेनी सरकार पर सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल रूस 20 जनवरी के टारगेट को पूरा करने के लिए युद्ध में पूरी ताकत लगा रहा है। जनवरी से पहले यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाके में कब्जे का लक्ष्य रखा गया है। 20 जनवरी तक तेज रफ्तार से प्रहार करने की पूरी तैयारी है। 20 जनवरी तक यूक्रेन में भारी तबाही मचाने का लक्ष्य है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी हमले का एक खास मकसद है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के ये हमले ट्रंप को संदेश देने के लिए हैं। पुतिन की कोशिश है कि ट्रंप को तबाही से यकीन हो जाए कि यूक्रेन में और जोर लगाना बेकार है और रूस की शर्तों पर समझौता ही सही विकल्प है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सरकार को बदलने की भी कोशिश है। ज़ेलेंस्की सरकार को यूक्रेनी सैनिकों की मौत पर घेरने का प्लान है। रूस यूक्रेनी नागरिकों को डराने की कोशिश में है। रूस नागरिकों को युद्ध के खिलाफ करना चाहता है। ज़ेलेंस्की पर सियासत में विरोधियों को हावी करने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत रूस युद्ध में कामयाबी है, लेकिन अगर नाकामी का ग्राफ बढ़ा तो ज़ेलेंस्की को अपने विरोधियों के आगे झुकना होगा और रूस के समझौतों की शर्तों को मानना होगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन में हमले की रफ्तार और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी गैस निर्यात टर्मिनल पर हमला हुआ है। लेनिनग्राद के उस लुका में ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर के 860 किलोमीटर दूर ये ड्रोन प्रहार हुआ है।
ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे ताकि वो हर कीमत पर सीज फायर करवा सके। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में उन्होंने बिना अमेरिकी हथियारों के जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूक्रेन साल 2025 में भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन बनाने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने ही हथियारों को अपग्रेड कर रहा है ताकि मॉस्को तक को स्वदेशी मिसाइलों से दहलाया जा सके। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने निर्णय ले लिया है। वो फैसला कर चुके हैं कि जंग यूक्रेन की जीत तक नहीं रुकेगी। यूक्रेन आखिरी वक्त तक युद्ध लड़ता रहेगा, फिर चाहे इसके लिए ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से ही बगावत क्यों न करनी पड़े। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका की मदद के बिना भी सालों तक जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन का पूरा फोकस यूरोपीय देशों से हथियार आयात करने पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर हथियार मैन्युफैक्चर करने पर है। यूक्रेन ने साल 2025 में $54 अरब का रक्षा बजट रखा है, जिसमें से $30 अरब हथियारों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने 2025 में 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन और 3,000 मिसाइलें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल 3 जनवरी को यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने 2025 में यूक्रेन की युद्ध रणनीति का खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने डैनिश मॉडल का भी जिक्र किया। सवाल है, ये डैनिश मॉडल क्या है जिस पर चलकर यूक्रेन रूस से युद्ध जीतने का ख्वाब देख रहा है। बीते साल डेनमार्क ने यूक्रेनी रक्षा कंपनियों में सीधा निवेश करना शुरू किया था। इसके बदले यूक्रेन में निर्मित हथियारों का एक हिस्सा डेनमार्क को मिलेगा। अब डेनमार्क की तरह ही आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन भी यूक्रेनी रक्षा कंपनियों में सीधा निवेश की तैयारी में है। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों की सप्लाई बंद कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का यह डर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी दिखा। उन्होंने कहा, ट्रंप बेहद मजबूत राष्ट्रपति रहे हैं, वो कब क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। वो पुतिन को रोकने में सक्षम हैं। मैं उम्मीद करता हूं ट्रंप का कड़ा रुख रूस के लिए होगा। दरअसल ज़ेलेंस्की के इस डर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने कीव पर दबाव डालकर युद्ध समाप्त करने की बात कही थी। नंबर 2, राष्ट्रपति डिबेट के दौरान उन्होंने यूक्रेन की जीत की बात कहने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन में हथियार उत्पादन पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन 3 ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है जो मॉस्को तक को दहलाने में सक्षम होंगी। दरअसल मॉस्को को दहलाने के लिए यूक्रेन 3 मिसाइलों पर काम कर रहा है। पहली मिसाइल है ट्रम्बिटा क्रूज मिसाइल, जिसकी लंबाई 7 फीट है। वहीं इसका वजन 100 किलो है। ये 20 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ट्रिम्बिटा की रेंज फिलहाल 145 किलोमीटर है, लेकिन इसे 700 किलोमीटर दूर तबाही मचाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। यूक्रेन की दूसरी मिसाइल है HRIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी लंबाई 23 फीट है। इसकी रफ्तार को लेकर यूक्रेन ने कोई खुलासा नहीं किया है। फिलहाल इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन इसकी रेंज बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक करने की तैयारी में है। यूक्रेन की तीसरी मिसाइल है नेपच्यून क्रूज मिसाइल। इसकी लंबाई 16 फीट है, वहीं इसका वजन 870 किलो है। ये अपने साथ 150 किलो वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये मिसाइल 700 किलोमीटर दूर दुश्मन को टारगेट कर सकती है, लेकिन यूक्रेन इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। हालांकि 2024 में ही यूक्रेन ने कई हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था और इनका इस्तेमाल वो रूस को दहलाने के लिए कर भी रहा है। यूक्रेन फिलहाल UJ-22 ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज नेपच्यून मिसाइलें भी यूक्रेन बना रहा है। यूक्रेन ने बोडाना होवित्जर तोप भी तैयार की है। इसके अलावा यूक्रेन अपने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है ताकि उन पर एडवांस्ड मिसाइल और बम फिट किए जा सके। हाल ही में यूक्रेन ने अपने Su-25 फाइटर जेट को अपग्रेड कर उस पर आस्म हैमर बम फिट किए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में Su-25 रूसी ठिकानों पर हैमर बम बरसाता नजर आया था। इसी तरह यूक्रेन MiG-29 से भी हैमर बम दागकर रूसी ठिकानों को तबाह कर रहा है। ये खेरसॉन का वीडियो है जहां यूक्रेन ने बम दागकर एक इमारत तबाह कर दी। स्वदेशी हथियारों की बात यूक्रेनी सेना में भी आग की तरह फैल चुकी है, जिसके बाद उसमें गजब का जोश देखा जा रहा है। खासकर कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक बेहद आक्रामक हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में लड़ रहे 38,000 जवान या तो मारे जा चुके हैं या फिर जख्मी हैं। बीते 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्रोगलिन कोए में 20 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। प्लिखोवो में 10 रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। वहीं मलाया लोकन्या के पास यूक्रेन ने 2 गांवों को खाली करवा लिया है। साफ है ज़ेलेंस्की जहां स्वदेशी हथियारों के मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुर्स्क की जमीन पर भी कब्जा बनाए रखने की कोशिश में है ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर उन्हें सीज फायर के लिए मजबूर ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के बेलगोरोद में फिर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस बीच ये कि यूक्रेन ने 8 हाइमार्स रॉकेट दागे हैं। बेलगोरोद में 2 जगहों पर धमाके की भी जानकारी और तस्वीरें आई हैं। बाइडेन सरकार के 15 दिन बाकी हैं और अंतिम समय में बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया को डराने वाली जानकारी दी है। ब्लिंकन ने कहा है कि पुतिन गंभीरता से परमाणु हमले पर विचार कर रहे हैं। यह खतरा कभी भी वास्तविकता में बदल सकता है और इसके साथ ही ब्लिंकन ने यह भी कहा कि पुतिन पहले ही परमाणु हमले का फैसला ले चुके थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता के चलते इस विनाशक फैसले को टाल दिया गया। अब रूस के सामने अर्थव्यवस्था से लेकर युद्ध क्षेत्र तक
तक सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि रूस के अस्तित्व पर आए इस संकट को मिटाने के लिए क्या पुतिन अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं? यूक्रेन युद्ध में रूस ने कई बार अपनी रेड लाइन खींची और कई बार अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया। हर बार दुनिया ने यही कहा कि रूस केवल धमकी दे रहा है और परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन बाइडेन सरकार की विदाई से कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट विदेश मंत्री ने खुद मीडिया के सामने रखी है। अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाले थे। शी जिनपिंग की दखल के बाद पुतिन ने यह फैसला बदला। हमें पूरा यकीन है चीन बीच में आया और पुतिन को परमाणु हमला करने से रोका। सवाल यह है कि क्या पुतिन सच में परमाणु हमला करने वाले थे या फिर यूक्रेन को हार के कगार पर छोड़कर जाने वाली बाइडेन सरकार को भविष्य में आलोचना से बचाने के लिए ब्लिंकन ने ऐसा कहा है। यूक्रेन की सेना में एक नया मुहावरा कहा जा रहा है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सैनिक कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि यूक्रेन की जीत होगी, लेकिन उसका मकसद है रूस की हार नहीं होनी चाहिए। क्या अमेरिका पुतिन के परमाणु फैसले पर सच बोल रहा है? तो इसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है कि पुतिन परमाणु हमले का फैसला 3 बार ले चुके हैं। अक्टूबर 2022 में युद्ध का अंत करने के लिए पुतिन ने परमाणु हमले का फैसला लिया। यूक्रेन ने जब कुर्स्क पर हमला किया तब पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले का फैसला लिया। इसके बाद जब अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तब भी पुतिन ने परमाणु हमले का मन बना लिया था। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट है कि चीन ने हर बार रूस को ऐसा करने से रोका। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिस तरह से कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में बाइडेन ने रूस पर दबाव बढ़ाया है, उसके बाद चीन भी पीछे हट रहा है और अब ग्लोबल एटमी खतरा बढ़ गया है। खुद ब्लिंकन ने इसके प्रमाण दिए हैं। चीन ने अपनी कंपनियों को रूस में निर्यात के लिए छूट दे दी है। अब चीन की कंपनियां सैन्य उपकरण भी रूस भेज सकती हैं। ये संकेत माना जा रहा है कि चीन रूस मिलकर यूरोप में बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूएन के स्थायी सदस्य चीन रूस के पक्ष में खड़ा हुआ तो यूरोप पर एटमी खतरे की आशंका और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए दोहरी नीति अपनाई। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देकर रूस की जमीन पर हमले कराए। इसके साथ ही यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस का ट्रांजिट बंद करा दिया। इन दोनों फैसलों से रूसी राष्ट्रपति बहुत दबाव में है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कीव की कठपुतली सरकार ने अमेरिका के इशारे पर गैस ट्रांजिट बंद किया। इस फैसले के लिए ईयू भी जिम्मेदार है। ईयू अमेरिकी हितों के लिए अपने नागरिकों का जीवन बर्बाद कर रहा है। यूरोप रूस के लिए एक बड़ा एनर्जी मार्केट था। यही रूस के लिए यूरोप की उपयोगिता थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब रूस ने अपना नया एनर्जी मार्केट भी तेजी से तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस ने अपना नया एनर्जी मार्केट सेंट्रल एशियाई देशों में तैयार किया है। 2022 के बाद से ही रूस ने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ ऊर्जा करार किए हैं। चीन के साथ भी 2023 में रूस का ऊर्जा सेक्टर में बहुत बड़ा करार हुआ। इन देशों तक फॉसिल फ्यूल पहुंचाने के लिए रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है।
इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन तक तेल और गैस की सप्लाई की जाएगी। दरअसल यूक्रेन के फैसले से यूरोप से रूस का एनर्जी बाजार खत्म हो चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में रूस ने नए आयातक बनाए हैं। सेंट्रल एशिया के ये देश और चीन, इससे रूस का बाजार तो बड़ा होगा ही, सोवियत रूस के सदस्य रहे देशों में प्रभाव भी बढ़ेगा। पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि अगले 10 साल में दुनिया बदलने वाली है और यूरोप दुनिया के लिए जरूरी नहीं रह जाएगा। इस नीति के तहत रूस ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि 2022 से जारी एनर्जी संकट से यूरोप दरकने लगा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बयान तब दिया है जब यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो चुकी है और जर्मनी का उद्योग चौपट होता जा रहा है। महंगे ऊर्जा संसाधनों से उद्योगों की लागत बढ़ रही है और ऐसे में कई कंपनियां जर्मनी से कारोबार समेट रही हैं। रूस के राष्ट्रपति ने जो कहा है वो प्रक्रिया यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में बहुत पहले शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त 2024 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जर्मनी के उद्योग पर यह खबर छापी थी, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी के DIH के चैंबर्स ने उद्योग जगत में सर्वे कराया। 3300 बड़ी कंपनियों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। 37% कंपनियों ने कहा कि महंगे ऊर्जा के कारण प्रोडक्शन घटाना पड़ा है। प्रोडक्शन घटाने से छटनी भी करनी पड़ी है। 45% कंपनियों ने कहा है कि वो जर्मनी से फैक्ट्रियां हटाने पर विचार कर रही हैं। जर्मनी की कंपनियां महंगी एनर्जी से परेशान हैं और अब भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई भी बंद हो चुकी है। पुतिन ने अपना नया बाजार तैयार करना शुरू कर दिया है। यूरोप के उद्योग महंगाई से ठप हो रहे हैं। अमेरिका महंगी गैस बेचकर मुनाफा कमा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नुकसान यूरोप का हो रहा है। अब यूरोप की रूस के लिए उपयोगिता खत्म हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका जंग भड़काता है तो चीन के समर्थन से रूस यूरोप पर हमले शुरू कर सकता है या परमाणु हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ। BMP-2 वाहन पर सवार थे सैनिक। ड्रोन हमले में कई रूसी सैनिकों की जान जाने की खबर है। मिडिल ईस्ट में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ खुले इजरायली मोर्चे को अब अमेरिका ने विस्तार देना शुरू कर दिया है। इस विस्तार के तहत टारगेट है यमन का विद्रोही संगठन हूती। इस संगठन ने एक सेना के रूप में ईरानी प्रॉक्सी बनकर युद्ध लड़ने की क्षमता का विकास किया है, हथियारों का निर्माण किया है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के बुरे हश्र के बाद भी हूती ने आक्रामक तेवर नहीं बदले, इजरायल को निशाना बनाया और इसीलिए अमेरिका और इजरायल ने हूती के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। लेकिन क्या ये जंग आसान होगी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। लाल समंदर में मोर्चा खुला, मिशन हूती से बदला। पहले इजरायल पर हमले, अब हूती के ठिकाने दहली। विध्वंसक हमलों से दहलने वाला यह क्षेत्र यमन का वो हिस्सा है जहां हूती संगठन का एकाधिकार है। ये वही क्षेत्र है जिसके समुद्री तट के क्षेत्र में दुनिया के लिए हूती ने मुश्किलें खड़ी की। लेकिन अब यही क्षेत्र दुनिया को टेंशन देने वाले हूती संगठन के लड़ाकों के लिए कब्रिस्तान बनने जा रहा है।
और ये 3 तस्वीरें इस वाक्य की पुष्टि करती हैं, जिसमें लाल सागर में तैनात अमेरिका के हैरी एस ट्रूमन स्ट्राइकर ग्रुप ने हूती को टारगेट करके हमले किए हैं और ये हमले इतने घातक हैं कि शायद ही उन ठिकानों पर मौजूद हूती के लड़ाके या जिम्मेदार लोग बचे होंगे। इस हमले में अमेरिका ने टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन हमलों में पहले तो हूती के प्रभुत्व वाले यमन का वो ठिकाना ध्वस्त हुआ जहां हूती के हथियार निर्माण होते हैं, जहां ईरान से पार्ट्स और रॉ मटेरियल पहुंचता था। वहीं दूसरी तरफ उस ठिकाने को भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड के स्ट्राइकर ग्रुप ने ध्वस्त कर दिया जहां हूती के हथियार रखे जाते थे, यानी ईरानी प्रॉक्सी का हथियार डिपो। और ये कार्रवाई सिर्फ अमेरिका ने इसलिए नहीं की क्योंकि लाल सागर की रेखा में अमेरिका के लिए हूती संकट बनता जा रहा था, बल्कि इस कार्रवाई के पीछे कारण है इजराइल पर होने वाले हमले, जिसे ईरान के इशारे पर हूती के लड़ाके अंजाम दे रहे थे। इसलिए इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ इजराइल भी शामिल था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हमलों के बाद ये जॉइंट ऑपरेशन खत्म हो चुका है, बल्कि ये हूती के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन का आगाज है। हमास हिजबुल्लाह के बाद यमन पर बारूदी आघात। हूती के खिलाफ इस जॉइंट ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रमाण है 2 दिन से जारी यमन के बारूदी ऑपरेशन, जिसमें अमेरिका बम और मिसाइल बरसाकर हूती के लड़ाकों पर कहर ढा रहा है। लेकिन हूती के खिलाफ शुरू हुआ ये ऑपरेशन सबसे मुश्किल भी है। क्या है इस बारूदी कार्रवाई का संकट, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हूती पर हुए हमलों की स्थिति समझ लीजिए। अमेरिका ने हमले लाल सागर में तैनात अपने स्ट्राइकर ग्रुप के जरिए किए हैं। इन हमलों के लिए अमेरिका ने टोमाहॉक से हमला किया है, जो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और एक नेविगेशन ऑपरेटेड मिसाइल है, जिससे सीमित हमले ही संभव है। जिसका मतलब यह है कि अगर हूती को नुकसान वाले ठिकानों की जानकारी ना हो तो ये मिसाइल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है, ना कि टारगेट। इसलिए लार्ज स्केल पर हूती के ठिकानों पर हमले करना सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा भी हमास और हिजबुल्लाह के मुकाबले हूती के खिलाफ युद्ध इतना आसान नहीं है, जिसका कारण है हूती के ठिकाने और एक फोर्स के तौर पर हूती संगठन का काम। हूती के लड़ाके जमीनी लड़ाई से ज्यादा समुद्री और हवाई हमले पर भरोसा करते हैं, यानी आमने सामने युद्ध लड़ने से ज्यादा उन्हें हाइब्रिड हमलों पर भरोसा है। जबकि हूती संगठन ईरान की मदद से घातक हथियार भी बनाता है। इन हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माण का भी दावा है। वहीं हूती संगठन के लड़ाके रणनीतिक युद्ध लड़ने में भी सक्षम है। इनके अलावा हूती जिस क्षेत्र में एक्टिव है उसकी सीमा लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक है, जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्ट्रेट का प्रमुख हिस्सा है। इसलिए हूती के लड़ाकों के लिए किसी भी दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। तो फिर सवाल है कि अमेरिका ने लाल सागर से मोर्चा क्यों खोला, हूती पर हमले क्यों शुरू किए? जवाब है हूती का मास्टर प्लान, जिसे हमास और हिजबुल्लाह के बदले के लिए बनाया गया है, जिसमें मुख्य टारगेट है इजराइल। गाजा, लेबनान और सीरिया में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से भड़के हूती ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में हूती के लड़ाकों ने उन प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल किया है जिससे बचाव करीब करीब नामुमकिन था। इसलिए हूती के हमलों में सेंट्रल इजराइल, तेल अवीव, हाइफा जैसे क्षेत्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका ने हूती के खिलाफ लाल सागर में मोर्चा खोला है और यमन पर समुद्री और हवाई फ्रंट से हमले हुए। लेकिन क्या इससे हूती के लड़ाकों को फर्क पड़ेगा? ये वीडियो हूती की प्रचार विंग ने जारी किया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ऐलान किया गया है कि हूती न सिर्फ इजराइल के शहरों पर हमले करेगा, न सिर्फ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, बल्कि अमेरिका के समुद्री और हवाई बेड़े को भी नष्ट कर देगा, पनडुब्बियों और जहाजों को भी ध्वस्त कर देगा।
हूती के इस अभियान को लेकर यह भी दावा किया गया है कि इस काम में यमन के नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है, जिसे प्रमाणित करने के लिए कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसमें गाजा के समर्थन और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ही हूती टारगेट है, लेकिन गाजा या लेबनान जैसा युद्ध इस क्षेत्र में नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब महज 16 दिन बाकी हैं। वॉशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के शपथ ग्रहण न्योते को अस्वीकार कर दिया है। सवाल है, इसकी वजह क्या है? इस रिपोर्ट में जानिए। महज 16 दिन बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी कैपिटल हिल में शपथ लेंगे। शपथ से पहले ही इस पूरे इलाके की जबरदस्त किलेबंदी की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं, लेकिन इसके बाद भी डर है किसी बड़ी अनहोनी का। डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कोई बड़ा हमला हो सकता है। इस बात की आशंका डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी के नेताओं को है। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने शपथ ग्रहण में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कई सांसदों ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल अमेरिकी नेताओं में फैले इस डर की वजह नए साल पर हुए आतंकी हमले हैं। नए साल में अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स और लास वेगस में आतंकी हमले हुए थे। न्यू ऑर्लिन्स में एक शख्स ने ट्रक से 50 लोगों को रौंद डाला। इस लोन वुल्फ अटैक में 15 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इसके बाद लास वेगस में ट्रंप होटल के सामने मौजूद टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। अब इन हमलों के बाद अमेरिका में खौफ है, खासकर ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर। दरअसल लास वेगस में जिस टेस्ला साइबर ट्रक में ब्लास्ट हुआ, वो ट्रंप होटल के सामने खड़ा था। वहीं अब इसे लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने पेंटागन से वॉशिंगटन तक में खतरे का सायरन बजा दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप स्टेट ड्रोन के जरिए ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यह खुलासा साइबर ट्रक धमाके में मारे गए मैथ्यू लिवल्सबर्गर ने मौत से पहले किया था। दरअसल विस्फोट में मारे जाने से पहले उसने 31 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी एक अमेरिकी पत्रकार को लिखी गई थी, जिसमें उसने कहा था कि डीप स्टेट ड्रोन के जरिए ट्रंप को निशाना बनाने की तैयारी में है। इसके कुछ घंटों बाद ही मैथ्यू लिवल्सबर्गर की साइबर ट्रक धमाके में मौत हो गई। इसीलिए माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण वाले दिन भी ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि मैथ्यू लिवल्सबर्गर ने चिट्ठी में जिस डीप स्टेट का जिक्र किया, वो क्या है? दरअसल माना जाता है कि डीप स्टेट एक गुप्त नेटवर्क है, जिसकी नेताओं FBI और CIA के बीच मजबूत पकड़ है। यह नेटवर्क बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों को तोड़ने और रचने का काम करता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं इलॉन मस्क के SpaceX को लेकर भी कई धमकियां मिल रही हैं। दरअसल हाल ही में स्टारशिप रॉकेट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, जिसे लेकर FBI जांच कर रही है। साफ है, जैसे जैसे ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ रहा है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि अमेरिका में भी खतरे का सायरन तेज होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मध्य पूर्व की बारूदी जमीन सीरिया में असद शासन के खिलाफ जारी संघर्ष का अंत हो चुका है, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय जल रही इस धरती पर बिछे बारूद की चिंगारी नहीं बुझी है।
एक तरफ सीरिया को एक देश के तौर पर स्थापित करने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इस देश में खंड खंड सीरिया के लिए संघर्ष की नींव पड़ गई है, जिसमें अमेरिका और इजराइल की भूमिका बढ़ती जा रही है। आखिर कब्जे की इस जंग में क्या है अमेरिका का मकसद, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में यूएस का नया बेस, क्षेत्रवार पर कब्जे की रेस। असद शासन के पतन के बाद एचटीएस सीरिया को संभालने को तैयार है। अमेरिका की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जुगत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन युद्धग्रस्त सीरिया शांतिपूर्ण स्थिति में अब तक नहीं पहुंच सका है। असद शासन से मुक्ति के बाद भी सीरिया शक्तिशाली पक्ष के बंधक की तरह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कुर्द समर्थक, तुर्की समर्थक, अमेरिका समर्थक, इजराइल समर्थक और ईरान इराक समर्थक गुटों में बटे सीरिया के अलग अलग सूबों की स्थिति अब भी संघर्षपूर्ण है। हालांकि यह संघर्ष क्षेत्रीय सशस्त्र गुटों में होना था, लेकिन इसमें अब भी अमेरिका और इजराइल की सैन्य मौजूदगी है। यूएस के हाथ में सीरिया उत्तर क्षेत्र में कब्जा किया। ये तस्वीर अमेरिका के उस सैन्य काफिले की है जो उत्तरी सीरिया के प्रमुख शहर कोबानी की तरफ रवाना हुआ है, और इस रवानगी का मकसद तुर्की में मौजूद नेटो के बेस पर वापसी नहीं है, बल्कि ये काफिला कोबानी में ही अपना बेस बनाने जा रहा है, जिसके पीछे अमेरिका का मकसद है कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा। वही कुर्द लड़ाके जिन्होंने असद शासन के पतन में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अमेरिकन हथियारों से असद सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उन्हें कुर्द राज्य हासिल होगा। लेकिन सीरिया में जीत के बाद उनकी उम्मीद पर पानी फिरने लगा। उत्तरी क्षेत्र में जिन कुर्द लड़ाकों ने जीत हासिल की, उनके खिलाफ युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध छेड़ा है तुर्की से मदद हासिल करने वाले लड़ाकों ने, ताकि तुर्की की सीमा पर कुर्द राज्य की स्थापना न हो सके। और अब अमेरिका तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ मैदान में उतर आया है। यानी सीरिया आजाद तो हुआ, लेकिन खंड खंड में, और यही खंड खंड सीरिया अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में आकार ले रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका पूरे सीरिया में है। लेकिन मुख्यालय बनने जा रहा है कोबानी, जहां सैन्य बेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। इस निर्माण में सीमा पर निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के ब्लॉक से तुर्की की सीमा सील की जा रही है। अमेरिका के सैनिक हथियार बख्तरबंद वाहन तैनात हो रहे हैं। रडार और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार लगाए गए हैं। यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अमेरिका की इस कार्रवाई से न सिर्फ तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, बल्कि जिन क्षेत्रों में जिन देशों से समर्थित लड़ाके गुट मौजूद हैं, वो उस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित करने में पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये सीरिया के मौजूदा शासक वर्ग को भी पता है, इसलिए प्रमुख नेता अल-शारा उर्फ गोलानी ने अमेरिका और सीरिया से वापसी की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूएसए और इजराइल माउंट हर्मन से पीछे हट जाएं, तो वहीं इजराइल और अमेरिका ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनाती चाहता है, तो वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी सीरिया संघर्ष का दूसरा चरण अब बंटवारे के साथ शुरू होगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की कवायद गोलानी कर रहे हैं, वो धराशायी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ अमेरिका गाजा में सीजफायर कराने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ नए साल में इजराइल की ताकत बढ़ाने का इंतजाम भी कर दिया गया है। इजराइल के लिए बाइडेन ने 75,000 करोड़ के हथियार का ऐलान किया है। इजराइल को अमेरिका से बम मिसाइल की सप्लाई की जाएगी, और इजराइल को जितने हथियार मिलेंगे उससे गाजा का संपूर्ण विनाश हो सकता है।
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हूती के ड्रोन मिसाइल से मुकाबले की ताकत। हेलीकॉप्टर से दुश्मनों पर बारूद बरसाने का दम और ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा की तरह तबाही लाने वाले बम। बाइडेन ने जाते जाते इजरायल को हथियारों का नया बूस्टर डोज दिया है। अमेरिका इजरायल को 75,000 करोड़ के हथियार देगा। इजरायल को अमेरिका से बम, मिसाइल और गोला बारूद मिलेगा। इजरायल महीनों तक दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगा। अमेरिका का यह ऐलान उस दौर में हुआ है जब गाजा में नरसंहार पर इजरायल और अमेरिका का विरोध हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हूती इजरायल पर लगातार हमले भी कर रहा है। कई देशों ने अमेरिका के इस फैसले पर विरोध जताया है, लेकिन बाइडेन ने हथियारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। इजरायल को 155 mm के तोप के गोले मिलेंगे। हेलफायर AGM-114 मिसाइलें भी मिलेंगी। 250 किलो के घातक बम भी दिए जाएंगे। इनमें से कुछ हथियार अमेरिका के मौजूदा हथियार भंडार से दिया जाएगा, बाकी प्रोडक्शन के बाद दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की पहल पर कतर में गाजा में सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू हो रही है। लेकिन गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। गाजा में हमास लड़ाकों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। हमास की तमाम सुरंग को इजरायली सेना ने बंद कर दिया है। अब स्कूल, अस्पताल और आम लोगों के बीच लड़ाके छिप रहे हैं। गाजा में इजरायली सैनिकों की भारी तैनाती की गई है। जबालिया कैंप और बेतलाहिया जैसे इलाकों को इजरायली सैनिकों ने घेर लिया है। भीषण ठंड के बीच तलाशी अभियान से लोगों को बार बार खुले आसमान में रहना पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों ने जगह जगह विस्फोटक लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक से गाजा में खंडहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि कई स्कूल और अस्पताल से भी हथियार की बरामदगी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। करीब 5 साल पहले चीन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। तब यही मौसम था। उस वक्त चीन ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की नींद देर से टूटी और पूरी दुनिया महामारी की चपेट में फंस गई। हालात इस बार भी ऐसे ही हैं। कोरोना काल की तरह ही चीन के अस्पताल मरीजों से भरे। नए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची। बहुत तेजी के साथ लोग नए वायरस से संक्रमित हो रहे। न्यूमोनिया है, खांसी है, बुखार है। HMPV वायरस की चपेट में आए मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची। हालात बिल्कुल 2019 जैसे हैं। इसी तरह 2019 की सर्दियों में चीन में कोरोना वायरस फैला था। तब भी चीन की जिनपिंग सरकार ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है और 3 जनवरी को चीन सरकार ने ऐसा ही बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में श्वास संबंधी रोग फैल रहा है।
मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। WHO ने अभी तक इस मामले पर कोई चेतावनी या बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही तस्वीरों में चीन के अंदर नई महामारी फैलने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चीन में HMPV वायरस से महामारी फैल चुकी है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। चीन सरकार ने भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदियां लगा दी हैं। चीन के कई प्रांतों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं बचे। अंतिम संस्कार गृहों में बड़ी तादाद में शव पहुंच रहे हैं।